हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एडीआर भी। ठीक। एडीआर का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है। एडीआर का मतलब ये है कुछ कोई ऐसा ड्रग जिसको हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक, लेकिन उससे जो है अनवांटेड रिजल्ट हमको सामने आ रहा है या फिर नॉक्सिस रिजल्ट सामने आ रहा है। मतलब ये हुआ कि हम उस रिजल्ट को चाहते नहीं थे जो कि हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। तो अब जो सामने आ रहा है तो इस पे और भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडीआर जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो एडीआर को जो है मेनली हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब ये है कि ये एक पढ़ने का क्राइटेरिया है कि कोई भी ड्रग किस तरह से साइड इफेक्ट सामने ला रहा है, उसके ऊपर क्या क्या मतलब किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एडीआर के टाइप्स। एडीआर के जो हैं 6 टाइप्स में बांटते हैं, ABCDEE ENF। ठीक है, ए को बोलते हैं ऑगुमेंटल। ठीक है, ऑगुमेंटल ऑगुमेंटल जो है वो दो तरह से होता है। सबसे पहले वो होता है टॉक्सिक और दूसरा है साइड इफेक्ट। ठीक है, दो तरह का ऑगुमेंटल हो गया। मतलब ये हो गया कि किसी भी दवा को अगर हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी पेशेंट को, ठीक है, तो या तो उसके वो सबसे पहला जो है हमारे सामने उसका टॉक्सिक रिजल्ट आ रहा है, दूसरा जो है उसका साइड इफेक्ट आ रहा है। तो साइड इफेक्ट से तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो बहुत ही सीरियस मैटर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन हम लोग जानते हैं कि ब्रेडिकार्डिया के केस में किसी भी पेशेंट को देते हैं हम लोग एट्रोपिन, राइट। तो लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि पेशेंट को देने के बाद ये पेशेंट के जो मुंह में है जो वो ड्राई माउथ काउज करता है, मतलब मुंह को सुखा देता है। ठीक है, तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम ऑगुमेंटल मतलब टाइप ए को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टाइप बी के बारे में। तो टाइप बी को बोलते हैं विजर। ठीक है, विजर। विजर का मतलब क्या है कि ये टोटली जो है वो डोज डिपेंडेंट है। मतलब ये एक नन क्या बोलते हैं, नॉन प्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं हम इस चीज़ को। जैसे किसी भी पेशेंट को अगर हम लोग देते हैं, सपोज पेंसिलिन देते हैं, ठीक है, पेंसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन केस में हम लोग देते हैं, राइट। ये कुछ इफेक्ट किसी पेशेंट पे कर भी सकता है, किसी पेशेंट पे ना भी कर सकता है। ये चीज़ को हम बता नहीं सकते हैं, तो इस चलते ये जो है डोज डिपेंडेंट है और नॉन प्रिडिक्टेबल है, राइट। ठीक, अब बात करते हैं सी नंबर। ठीक है, सी में चलते हैं। सी मतलब हो गया क्रोनिक। क्रोनिक से ये समझते हैं हम कि जैसे किसी पेशेंट को हमने दवाई दी, सपोज, है ना, लेकिन उसका जो है वो इफ़ेक्ट कम आना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उस स्टडी को हम लोग लाएंगे क्रोनिक के केस में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डी नंबर की। डी नंबर मतलब डिलेड। ठीक, मतलब ये हुआ कि किसी भी पेशेंट को अगर हमने दवा दिया, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम तो वो कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन बाद में जो है हमारे सामने ये चीज़ आ रहा है कि भाई साहब अब तो ये साइड इफ़ेक्ट कर रहा है ना, अब तो ये साइड इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस केस में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे टेरेटोजेनिक ड्रग अगर हमने किसी भी दे दिया, जैसे मान लीजिए कि जो मदर थी वो प्रेग्नेंट थी, है ना, प्रेग्नेंट थी। ठीक है, मदर जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो उस केस में हमने जो डोज दिया उस टाइम तो वो दिक्कत नहीं किया, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि जब बच्चे में बाद में पता चल रहा है, किसी भी टाइम पता चल सकता है, जैसे कि माल फॉर्मेशन हो गया, माल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसका डिलेड आउटकम्स आए हमारे सामने, राइट। ठीक, अब अगला चलते हैं ई का। तो ई का मतलब है कि एंड ऑफ द डोज। जैसे हम लोग किसी भी दवा का जो डोज है अगर उसको हम लोग ख़त्म एक निर्धारित डोज देते हैं कि हाँ भाई इतना दिन तक इतना लेना, इतना ये टैबलेट इतना दिन तक सुबह शाम लेना, जो भी है, तो एक बाउंड्री टाइम, एक टाइम लिमिट के बाद जब डोज खत्म हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे सामने आ रहा है कि अरे यार जैसे ही हमने डोज बंद कर दिया उसके बाद ये इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्लोनिडीन, जो कि इसको हम लोग देते हैं हाइपरटेंशन के केस में। ठीक है, लेकिन जैसे ही जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन केस में क्लोनिडीन हम लोगों ने दिया, लेकिन पेशेंट को क्या हुआ कि दवाई खत्म हुआ, ठीक है, तो अचानक से जैसे ही दवाई खत्म की फिर से हाइपरटेंशन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो लेकिन ये जो डोज समाप्त है उसके बाद ये इफेक्ट हमारे सामने आया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ द डोज। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट वाला जो है मतलब छठा, उसको बोलते हैं फिर एफ। ठीक है, एफ मतलब क्या हो गया, फेलियर।
कोई भी थेरेपी, ड्रग थेरेपी अगर हम लोग कर रहे थे ड्रग थेरेपी किसी भी पेशेंट में, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी भी एक वजह से हम लोग दे रहे थे ड्रग को, लेकिन जिस वजह से हमने ड्रग को दिया वो वजह सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो जो ड्रग है वो फेलियर हो गया। ठीक है, अब वो जो फेलियर हुआ, ठीक है, तो दो संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में जैसे है एफडीए है। ठीक, एफडीए का काम क्या है, ड्रग को अप्रूव करना। ठीक, और डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब ये जो दो संस्थाएं हैं इन लोगों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। किस बात का है भाई साहब, कि एफडीए जो है हमारा वो समझता है कि कोई भी ड्रग को आपने जब दिया तो वो काम किसे नहीं किया। ठीक है, अगर वो काम नहीं किया तो वो एडवर्स इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया वो तो। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूएचओ बोलता है कि अरे चलो ना, दिए सो दिए, नहीं काम किया तो नहीं किया, दूसरा ड्रग दे देंगे, है ना। ये चीज़ है। ठीक, अब इस चीज़ का इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे ये देखते हैं हम कि ये जो ड्रग का जितना भी झमेला है, ठीक है, इस चीज़ को देखता कौन है भाई, तो इसको देखता है नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक, अब नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सख्त नाम आ गया सामने, है ना। चलिए इसको समझते हैं कि आसान कर देते हैं इसको। पहले देखते हैं फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस क्या चीज़ होता है। तो फार्माको को अलग कर देते हैं, विजिलेंस को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो फार्माको का मतलब हो गया ड्रग और विजिलेंस का मतलब हो गया क्या भाई साहब, की नज़र रखना, टू कीप आई ऑन द ड्रग। ठीक है, भाई हम नज़र रखे हुए हैं कि अगर आपका ड्रग कोई भी गलत करता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, बैंड किया जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है, नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम जो है, ये कैसे कैसे इस चीज़ को मतलब देखता है। ठीक है, उस चीज़ को समझते हैं। तो इसके समझने का ना, इसका जो कार्रवाई करने का तरीका है, ये 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, किसी भी ड्रग को डिटेक्ट करता है, दूसरा जो है असेस्ट करता है उसको, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये 4 तरीका हुआ जिसके जरिए जो है किसी भी ड्रग को, जो ड्रग पे एक्शन लिया जाता है, ड्रग को समझा जाता है। ठीक, आसान चीज़ है, इसमें उतना माथापेची करने की जरूरत है नहीं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डिटेक्शन। डिटेक्शन डिटेक्शन मतलब क्या होता है, पता लगाना। ठीक है, तो डिटेक्शन जो है वो मान लीजिए सपोज 2 तरह का होता है। ठीक, सबसे पहला जो डिटेक्शन है का मेथड है वो है एडवर्स इवेंट, मतलब किसी भी पेशेंट के साथ इवेंट घटना। ठीक है, नॉर्मल सी लाइफ है, हम लोग के साथ घटनाएं घटती रहती हैं, है ना। दूसरा जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडीआर भी। ठीक है, तो एडीआर में देखता हूँ कि डी बीच में ही आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि आम जीवन में जैसे पेशेंट जो है, अगर कोई ड्रग थेरेपी पे है पेशेंट, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो ड्रग थेरेपी पे ही होना चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि ड्रग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या है कि ये जो कोई भी पेशेंट अगर ड्रग थेरेपी के दौरान, ठीक है, उसके बॉडी में कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, या फिर उसके जीवन में कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो या तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है या फिर ड्रग इवेंट भी हो सकता है। ठीक है, मोटा मोटी ये बात समझ लीजिए कि जैसे हम चल रहे थे रोड पर, अगर हम गिर गए, ठीक है, लेकिन हम ड्रग थेरेपी के दौरान थे, ड्रग ले रहे थे, उस टाइम पे दवा ले रहे थे, तो ये हो सकता है कि वो ड्रग के रिएक्शन की वजह से ही हो सकता है हमको चक्कर आ गया हो, हम गिर गए हो। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसमें ड्रग का कोई रोल ना हो, हम मेरा पैर वैर फिसला होगा, चाहे जो भी हुआ होगा, हम गिर गए होंगे, ध्यान कहीं और होगा, है ना। रोड पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो ये भी हो सकता है। समझने की बात यहाँ पे ये है कि ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है, ये एडवर्स इवेंट हो सकता है, लेकिन एडवर्स इवेंट जो भी है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, मोटा मोटी ये कहने की बात थी। ठीक है, अब जो असेसमेंट है, सेकंड नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं असेसमेंट। असेसमेंट जो है वो हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं। पहला जो है असेसमेंट चैलेंजिंग हो सकता है, दूसरा जो है री चैलेंजिंग हो सकता है। मतलब ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को सपोज मान लीजिए कोई भी ड्रग दिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है उस पेशेंट को वोमिटिंग होने लगा,
तो एक चीज़ तो हमारे सामने तय था कि भाई साहब इस ड्रग को देने से वोमिटिंग होता है, तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी हम लोग ड्रग दिए जा रहे थे। ठीक है जी। दूसरी बात ये थी कि उसको कोई भी बीमारी है तो हम ये चीज़ जानते हैं कि उस ड्रग को देना ज़रूरी है। ठीक। तो लेकिन इस चीज़ को हम जब सबसे पहले भली भांति जानते थे कि उसमें वोमिटिंग होता है, लेकिन वापस से जब हम ड्रग दे दिए तो फिर से वोमिटिंग होना स्टार्ट हो गया, तो मतलब ये चीज़ तो कंफर्म हो रहा है ना कि जो वोमिटिंग हो रहा है वो ड्रग की वजह से हो रहा है। ठीक है। जो बोर्ड है, ठीक, तो वो चीज़ को तो ये समझ जाएगा ना असेसमेंट करने के बाद, ना भाई साहब की जो ये था वोमिटिंग हो रहा था पेशेंट को, वो ड्रग की वजह से ही हो रहा है। ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि डी चैलेंजिंग या री चैलेंजिंग जो भी है इसको नापते हैं, है ना। तो इसको नापने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं नरेंजो स्क्वेयर। ठीक है। अब एक चीज़ और आते हैं लास्ट, मतलब अगले पार्ट पे, जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है यार कि ड्रग जिस तरह से काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म है, उसको समझना। ठीक है। उसके समझने के बाद जो है हम ये चीज़ आगे का जो है डिसीजन ले सकते हैं, उसको प्रिवेंट करना है या फिर कंटिन्यू करना है, जो भी करना है। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है प्रिवेंशन। ठीक है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्राइटेरिया ऑफ ड्रग, ठीक है, कि वो जो ड्रग है वो कौन कौन सा इवेंट काउज कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्रिवेंशन करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है वो क्या काउज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डाउन कर देता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये कब डाउन करता है? भूखे पेट अगर खा लिए चाहे जो भी है, तो उस टाइम पे डाउन करेगा। तो हम पेशेंट को क्या सलाह देंगे कि भाई साहब ऐसा है कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले रहे हैं तो आप इसको खाने के बाद लीजिए, है ना। तो टेक आफ्टर मील। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि समझ लेते हैं कि ये जो बॉडी है, ठीक, कौन सा बॉडी, नेशनल फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है ये कैसे काम करती है ना। तो ये क्या करता है, जैसे एडवर्स इफेक्ट का जो भी केस आ रहा है ये पूरे इंडिया में होगा। ठीक है, ये क्लियर बात है। तो ये क्या करता है कि इन्होंने एक मॉनिटरिंग सेंटर बना दिया। ठीक है, मॉनिटरिंग सेंटर बना दिया जिसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर, एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर, जिसको कि हम लोग एएमसी भी बोलते हैं। ठीक है। अब एएमसी वालों ने क्या किया कि पूरे इंडिया को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वीजी फ्लो सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ये वीजी फ्लो सॉफ्टवेयर क्या किया कि ये जितना भी हॉस्पिटल था, जो भी था, जहाँ भी एडवर्स इफेक्ट मतलब आ रहे थे, हमारे पास एडीआर केस आ रहे थे, ठीक है, उन लोगों के डाटा वो कलेक्ट किया और वीजी फ्लो सॉफ्टवेयर में डालते गया था। वीजी फ्लो सॉफ्टवेयर को नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो कि मतलब देश के स्तर पे ये सारे जगह सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है। तो इसके पास सारा डाटा आ रहा था। ठीक है। अब ये जो एनसीसी है ये कहाँ अपना डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा था, ये ट्रांसफ़र कर रहा था आईपीसी में। ठीक है। आईपीसी कौन है भाई? तो आईपीसी है इंडियन फार्माकोपाया सेंटर। ठीक है, ये इसको ट्रांसफ़र किया। अब इंडियन फार्माको सेंटर कहाँ है सर जी? तो ये तो सबको पता है कि ये है जिला गाजियाबाद, है ना। गाजियाबाद पिक्चर देखे होंगे। ठीक है। तो वो कहाँ पे है? गाजियाबाद यूपी में है। तो यहाँ पे आईपीसी है ना, यूपी में आईपीसी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब इंडिया के लेवल पे देख लिया कि कैसे कैसे जो है एडीआर कंट्रोल किया जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड के लेवल पे। वर्ल्ड के लेवल पे जहाँ पे हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं उपसेला मॉनिटरिंग सेंटर, है ना। उपसेला मॉनिटरिंग सेंटर ये कहाँ पे है साहब? ये है स्वीडन में। यहाँ पर मतलब ये है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो भी केसेज आता है किसी भी एक पार्टिकुलर कंट्री में, तो वो अपना डेटा जो है वर्ल्ड लेवल पे वो स्वीडन को देता है। ठीक है। एक एग्जांपल तौर पर मान लीजिए हैं कि मान लीजिए इंडिया जो है अपना एडीआर शेयर किया स्वीडन के साथ। ठीक है। तो अब स्वीडन क्या करेगा कि भाई साहब वो एफडीए को बोलेगा कि ऐसा है कि ये जो टैबलेटवा है ना आपका, है ना, तो टैबलेटवा के पीछे एक काम कीजिए कि एगो काला कलर का बॉक्स बनाइए। क्या कीजिए साहब?
काला कलर का बॉक्स बनाइए और यहाँ पे एक वार्निंग लिख दीजिए कि इससे क्या क्या इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बाद भी कोई कोई ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट और बढ़ाते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, चाहे जो भी कारण हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है इस चीज़ को, इस ड्रग को बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग कहते हैं एफडीए से अप्रूवल नहीं मिला। ठीक है, तो अब जो है यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ लास्ट में और जानना जरूरी है इसमें कि मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम, मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम व्हाट डज इट डू? तो इट इज़ रिगार्डिंग मेडिकल मटेरियल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को ये चेक करता है कि सही है कि नहीं है। तो ये जो है ये ख़त्म हो चुका है। एडीआर जो है आज के लिए समाप्त हुआ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।